अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी कमर फैज़ान दुगल हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस एट माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा जो पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। ये पास पेपर मेरे पास अवेलेबल है हमदर्द वालों का। ये 1 साल पुराना है यानी कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ 2023 तक हैं। और एक और पास पेपर मेरे पास है यहाँ पे 2022 तक हैं। 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैंने 2024 के पेपर्स रिव्यू किए हैं जो अभी आप लोगों के पास जो भी लेटेस्ट पास पेपर होगा मॉडल पेपर जिसको कहते हैं, तो वेल एंड गुड, वो भी सही है, बेहतर है। जिस भी पब्लिशर का है आपके पास, ए प्लस का है या हमदर्द वालों के, गजाली के, जिसका भी है। तो मेन चीज़ है कि आपको पास पेपर्स के अंदर से एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए। ये कोई फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं है जिसके एमसीक्यूज़ को आप रट्टा लगा लोगे, या उर्दू इस्लामियत। तो ये यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगली बात ये कि आपको बाकी सभी चैनल्स पे गेस्ट पेपर लाजमी मिलेगा। मैं सभी ने अपलोड्स किए हैं वीडियोस। तो मैं थोड़ा डिफरेंट काम ये कर रहा हूँ इस वक्त कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन कर रहा हूँ। मेरा पहले इरादा था कि मैं लाइव सेशन कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि इस वक्त जो ज्वाइनिंग होगी स्टूडेंट्स की वो बहुत कम होगी, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना देता हूँ। ऑलरेडी मैं फ़र्स्ट चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग के रिलेटेड जो गेस्ट पेपर की तौर पे जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रीवियस वीडियो का होगा, आप वॉच कर सकते हैं उस लिंक को देख के, ओपन करके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। 2 एमसीक्यूज़ आएंगे 2025 की स्कीम, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। पिछले साल भी 2 एमसीक्यूज़ आए थे इस चैप्टर में से। मैं सारे एमसीक्यूज़ नहीं करवाऊंगा, ये फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी ये जो मैं यहाँ से एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जो जिसके रेलिवेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। एमसीक्यूज़ यहाँ से समझ के एक दफ़ा इस फाइल को गो थ्रू कीजिएगा। जो एमसीक्यू सॉल्व ना हुआ तो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन करके आपके जो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करवा दूँगा। ओके, अब पहला एमसीक्यू था इसका, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कोई आई थिंक पहला या दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। अब ये उसने एमसीक्यूज़ में दे दिए। अब वहाँ पे तो आपने पूरा सॉल्व करना है ना शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आपने यहाँ पे एमसीक्यूज़ में तो जस्ट आंसर बताना है। तो आप लोग ज़्यादातर ये करोगे कि इसको रट्टा लगा लोगे, बट इसको रट्टा नहीं लगाना, हर दफ़ा ये भूल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना देख लो। अब इसमें सबसे पहले मेन कीवर्ड देखो, स्केयर है। एक स्केयर ड्रा कर लो रफ पे, ठीक है। ये स्केयर सारी साइड्स बराबर हैं जैसा भी है जी स्केयर। स्केयर के अंदर आपको जस्ट एक साइड बताओ। ओके, इसके बाद स्केयर का पेरीमीटर। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड से बोलूँगा क्योंकि मैं अगर बहुत आराम से करवाता रहा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपको लगेगा कि मैं बहुत स्लो काम करवा रहा हूँ। तो इस वजह से हो सकता है कि मैं बीच में थोड़ी स्पीड पकड़ूँ, बट आपको प्रॉपर समझ आएगी, ये गारंटी से कहता हूँ आपको मैं। स्केयर उसका पेरीमीटर है, तो आप पेरीमीटर को पी से ज़ाहिर करो और इसका फार्मूला याद रखें। P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये पेरीमीटर ऑफ स्केयर का फार्मूला है। P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड जो एक साइड ली है आपने x, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इक्वेशन 1 हो गई। अगला जो इसमें मेन कीवर्ड है वो है एरिया। स्केयर का एरिया, एरिया को कैपिटल ए से ज़ाहिर कर दें। एरिया ऑफ स्केयर याद रखिएगा, वो होता है जी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जो आपने साइड ली है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें या साइड का स्केयर कर लें, x डॉट x, तो ये x का स्केयर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा दूसरी क्वेश्चन को उठाकर पहली में पुट करना है, रिमेंबर दैट। अब दूसरी क्वेश्चन को पहली में जब पुट करना है, इधर x है और इधर x स्केयर है, ठीक है। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड्स पे ना स्केयर रूट ले लो, ठीक है। स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा। अब ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई। अब आप लिखो यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब p इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, तो ये p इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स। ये शॉर्ट के तौर पे भी आता है और ये एमसीक्यूज भी हो गया 4 अंडर रूट a, ठीक है। तो सॉरी 4 अंडर रूट एक्स लिख दिया, 4 अंडर रूट a आएगा यहाँ पे। आफ्टर दैट डोमेन और रेंज के रिलेटेड एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ही है। इसकी डोमेन और रेंज आपने बतानी है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। f इंटू एक्स पहले देखें कि फंक्शन कौन सा है, अंडर रूट एक्स प्लस 1। ओके,
अब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कौन सा है, इसकी टाइप याद रखिएगा, ये है आपका रेडिकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? रेडिकल फंक्शन। ओके, रेडिकल फंक्शन के अंदर याद रखिएगा, उर्दू में लिख रहा हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ये आपको सभी को पता होगा। स्क्वायर रूट के अंदर जी, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आपने कोई ऐसी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर बन जाए। ओके, लाइक अगर आप एक्स की जगह यहाँ पे -2 पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -2। अब देखें यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट किया, तो अगर आप इसको सोल्व करो तो ये -1 बन जाता है। आपको ये -1 नहीं बनाना, आपको जस्ट इसको पॉजिटिव रखना है। अब मिनिमम कहाँ तक वैल्यू पुट कर सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आए? देखें, जो 1 से बड़ी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ 1 से बड़ी हैं, 2, 3, 4, 5, ये सारी पॉजिटिव, ये तो ओके हैं, वैलिड है, ये सारी पुट हो सकती हैं, क्योंकि इन वैल्यूज़ की वजह से यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा। अगर आप इफ़ x बराबर -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -1 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, ये भी वैलिड है क्योंकि ये भी डिफाइंड है। अनडिफाइंड इसने तब भी होना जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आए। तो आप यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप ये एक टाइमलाइन बनाओ एक्स की वैल्यूज़ की, यहाँ पे दरमियान में -1 ये मिनिमम वैल्यू जो पुट हो सकती है। -1 से आगे 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो सकती हैं, टिक लगा दिए। इससे पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट नहीं हो सकती। ओके, इससे पीछे क्या आता है जी? -2, -3, -4। देखें स्टूडेंट, इसको करवाने के तरीके बहुत सारे हैं, किसी और ने किसी और तरीके से करवाया होगा, वो भी बेहतर तरीके है। मैं आपको वो तरीका फॉलो करवाता हूँ जो आपको अच्छी तरह हो जाए याद, जो आपको याद रह जाए, पेपर तक याद रह जाए। ओके, अब देखें जी यहाँ पे -1 से पीछे वैल्यूज पुट नहीं हो सकती। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है, DF इसको बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसकी डोमेन के अंदर -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी चल रही है और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। इधर ये ओपन इंटरवल है और इधर ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल इस वजह से क्योंकि यहाँ तक लिमिट लग गई है ना, कि यहाँ पे -1 तक पुट कर सकते हो, और पॉजिटिव डोमेन के अंदर आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ यानी इनफाइनाइट लिमिट तक जा सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यूज से यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेगेटिव साइड पे आप -1 तक पुट कर सकते हो। यहाँ पे तो ये क्लोज हो गया, इधर इस साइड पे ये ओपन है। अब रेंज देखते हैं। अब रेंज को याद करने के डिफरेंट तरीके सभी ने बताए हैं, वो सारा डिटेल वर्जन है, तो मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको MCQs में याद रह जाए। ठीक है, तो आप सिंपली देखो कि अगर -1 इधर पुट करो तो क्या बनता है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये ना कि ये कहा कि जी फलां ने इस तरह समझाया, ये तो एक्यूरेट मेथड नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा MCQs के हवाले से। ओके, ये शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करवा रहा मैं। -1 अगर आप यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। कैसे? अब हमने देखा था यहाँ पे -1 पुट करके अंडर रूट के अंदर 0, तो फाइनल आंसर 0। और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर पुट कर लो इसके अंदर, यानी +2 का +5 +10 11 13 14 15 50 100 1000 कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर ही पॉजिटिव आंसर ही आएगा इसका। यानी पॉजिटिव डोमेन के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो रेंज होता है डोमेन पुट करके जो आंसर आना। सिंपली इसको लिख लेते हैं इनपुट। डोमेन होता है फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज पुट कर सकते हो वो इनपुट, और रेंज होता है फंक्शन के अंदर वैल्यूज इनपुट पुट करके, इनपुट दे के फंक्शन को जो आंसर मिलता है वो आउटपुट, वो रेंज होती है। दैट्स इट। ये उसने यहाँ पे पूछा है। अब उसने इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा, दोनों इकट्ठी पूछी थी, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब ये देखें जी, ये डोमेन है और ये देख लें रेंज है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका बी ऑप्शन बनता है, बट यहाँ पे इसने मिस्टेक की है, यहाँ पे ब्रैकेट ये होगी, स्केयर ब्रैकेट नहीं होगी, ये स्मॉल ब्रैकेट होगी, यानी ओपन इंटरवल होगा। ये मिस्टेक थी यहाँ पे। इसके बाद थर्ड MCQs देख लें। इफ़ एक्स ये जी है कांस्टेंट और आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आप काइंडली अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ ओपन रखिएगा। ठीक है, तो आपको पेज नंबर भी मैं बताता जाऊँ साथ साथ, ये ना हो कि आप समझी जाएँ कि पता नहीं ये कहाँ से हम करी जा रहे हैं MCQs। तो ये आपके ना 1.1 की थ्योरी में ही है टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर, कि अगर आप
किसी फंक्शन, अब ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है कि एक फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यूज़ का जो सेट है वो आपका क्या कहलाता है, याद रखना, डोमेन। और जो x वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आता है y वैल्यूज़ का सेट, वो हमेशा कहलाता है रेंज। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वो सारी क्या है, डोमेन। और x की वैल्यूज़ पुट करके जो y का आंसर मिलेगा, y कहाँ से आ गया, क्योंकि जनरल नोटेशन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो आप यहाँ पे f इंटू एक्स को y के इक्वल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फंक्शन के अंदर जो x वैल्यूज़ आप पुट करते हो, ठीक है, x वैल्यूज़ का सेट वो डोमेन होता है। और जो डोमेन पुट करके जो आंसर मिलता है y वैल्यूज़ का जो सेट होता है वो आपका रेंज होता है। तो इसमें उसने पूछा है कि x क्या है, कैपिटल X, तो ये आपका डोमेन है x वैल्यूज़ का सेट। और अगर आपसे यहाँ पे वो y पूछता तो आप कहते ये रेंज है। ओके, इसके बाद ये एग्जाम्पल है 1.1 एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसमें फंक्शन आपको गिवन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसने आपसे पूछा है जी कि इसकी डोमेन बताएं। अब ये देखें, ये सिंपली एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कोई रेडिकल फंक्शन या रैशनल फंक्शन नहीं है, ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे x की एनी वैल्यू पुट हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर यहाँ पे पुट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, रियल नंबर को एक सेट में अगर ज़ाहिर करना हो तो उसको कैपिटल R से ऐसे ज़ाहिर करते हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो लिखते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे रियल नंबर। इसके बाद है जी डोमेन ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट है। इसकी उसने आपसे डोमेन पूछी है सिंपल f फंक्शन की। उधर तो f इनवर्स दिया है ना, इसमें उसने एक fx फंक्शन दिया है x-1 ओवर x-4। पहले इस फंक्शन की टाइप समझिएगा, ये एक अलजबरिक फंक्शन है। और याद रखिएगा, अलजबरिक फंक्शन में जब भी कोशंट आ जाए यानी बटा आ जाए उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो अलजबरिक फंक्शन की दो टाइप्स मेनली बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एक रेडिकल फंक्शन जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट वाला करवाया, और ये रैशनल फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन याद रखिएगा कब ये अनडिफाइंड होता है। मैं लिख रहा हूँ कि इस फंक्शन में बटे के अंदर कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे फंक्शंस जिनमें कोशंट होता है, बटा होता है, उनके बटे के नीचे यानी डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो आपने कोई x की वैल्यू ऐसी पुट नहीं करनी जिसकी वजह से ज़ीरो बन जाए। अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होगा कि x-4 है, इधर x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिसकी वजह से ज़ीरो बन जाए। तो इसके लिए ना आप इसको कंसिडर कर लो x-4 बराबर ज़ीरो। तो माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन के अंदर x की जगह आप पॉजिटिव 4 पुट करो तो बटे के अंदर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। ये देखें, इफ़ x इज इक्वल टू 4 तो ये क्या बन जाएगा, 4-1 ओवर 4-4। तो बटे के अंदर ज़ीरो बन गया, ये ऊपर जो कुछ मर्जी है। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, ये नहीं चाहिए था। इसका मतलब है यहाँ पे हर वैल्यू पुट हो सकती है एक्सेप्ट 4। तो डोमेन के अंदर हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये मैं बता चुका हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तमाम रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पुट हो सकते हैं एक्सेप्ट ये वैल्यू के, वो उसको आप रियल नंबर के सेट में से निकाल दोगे, ये माइनस कर दोगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव 4। ओके, और इसकी रेंज भी याद रखिएगा, इसकी रेंज होती है, ये डायरेक्ट याद रख लें, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो रियल ही आंसर मिलेगा। यानी रियल नंबर में से कोई और वैल्यू -2 है, -4 है, -3 है, 3/2, एनी वैल्यू पुट करो तो आपको एक डिफाइंड रियल आंसर मिलेगा। तो ये रेंज में हमने लिखा है कि डोमेन के अंदर अगर कोई भी रियल वैल्यू में से पुट करो वैल्यू तो रेंज के अंदर आंसर भी रियल ही मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, अब ये ऐसे नहीं है, ये इन्वर्स कैलकुलेट करके आएगा। अब यहाँ पे इसका जो रेंज है वो किसके इक्वल है जी, -1 के, ये याद रखिएगा, +1 के, सॉरी, +1 के इक्वल है। अच्छा, ये MCQs मैंने करवा दिया आपको डोमेन और रेंज के रिलेटेड।
इसके बाद एक और फंक्शन है जी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और इसकी उसने रेंज पूछी है। अब देखें ये कोई रेडिकल या रैशनल फंक्शन नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है, तो इसकी कोई भी डोमेन हो सकती है, ठीक है। तो एनी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है, ये ओके हो गया। अब ये वाला फंक्शन देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी कोई अलजबरिक फंक्शन है, सिंपल, तो कोई रेडिकल या रैशनल फंक्शन नहीं है। मेन दो ही हैं, रेडिकल और रैशनल, ये उनमें से कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई बटे वाली टर्म नहीं है और यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। तो जो सिंपल अलजबरिक फंक्शन है ना, तो उनकी डोमेन सिंपली और रेंज सिंपली उनकी रियल नंबर ही है, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। हाँ, ये जो है ये 8th जो MCQs है, ये एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल है, ये 1.2 की एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। इसकी रेंज आपसे ये पूछी गई है, आपने इसकी डोमेन और रेंज, पहले आपको डोमेन निकालने आनी चाहिए, फिर इसका रेंज आनी चाहिए। फंक्शन है आपको गिवन यहाँ पे 2 प्लस आपने देख लिया होगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, उसने पूछा इसकी रेंज बताओ, पहले डोमेन इसकी निकालनी आनी चाहिए। अब आप गौर करें कि ये कौन सा फंक्शन है, ये रेडिकल फंक्शन है। कौन सा है? रेडिकल। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेडिकल फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं बननी चाहिए। अब कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखें यहाँ पे -1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +1, अगर -1 है तो यहाँ पे x की जगह मिनिमम +1 पुट कर सकते हो। यहाँ पे x +1 लिखा होता, लाइक इस तरह होता, तो आप लिखते x की जगह -1 पुट कर सकते हैं। ओके, इसका आसान सा तरीका ये भी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है ना, उसको बराबर कर लो 0 के। x -1 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप मिनिमम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह जो वैल्यू पुट कर सकते हो वो +1 कर सकते हो। तो हम ये टाइम सीरीज़ बना लेते हैं, ये वैल्यूज़ की एक सीरीज़ बना लेते हैं कि इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू पुट होगी वो +1 होगी। +1 से आगे जो मर्जी, जो +1 से पीछे जो 0, -1, -2, ये सारी जो है ये पुट नहीं हो सकती। +1 से आगे 2, 3, 4 ये सारी यहाँ पे पुट हो सकती हैं। ओके, तो इसकी डोमेन क्या बन गई? डोमेन में आता है कि आप 1 से लेकर, ये क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ पे क्लोज हो गया है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। और इसकी रेंज क्या आएगी? अब रेंज ऐसे निकालोगे, लेट सपोज आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करते हो, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर आप x की जगह यहाँ पे डोमेन से 1 पुट करते हो तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का अंडर रूट 0, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, तो ये क्या आएगा? 2। तो इसकी रेंज में क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। ओके, अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको रेंज निकालना बताई है कि अगर ये डोमेन आपको पता चल गई है, डोमेन यहाँ पे पुट करो, डोमेन में से ये 1 वैल्यू पुट करके देखो x की जगह। अगर हम इस फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करें डोमेन में से जो मिनिमम वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो रेंज के अंदर हम लिख देंगे जहाँ पे 1 है उसके नीचे 2। और पॉजिटिव इन्फिनिटी में से कोई भी वैल्यू आगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी में से 2, 3, 4 एनी वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही आंसर मिलेगा आपको, पॉजिटिव डोमेन के अंदर ही। ओके, ये है इसकी डोमेन और रेंज मैंने आपको बताई। तो ये MCQs भी हमारा हो गए। आफ्टर दैट ये आगे फंक्शन कौन कौन से हैं जी? ये वाला हो गया है। इसके बाद ये देख लें, फंक्शन गिवन है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 4 और उसने पूछा है कि जी f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8 के। ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन है आपको यहाँ पे गिवन f इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 और आपको उसने फाइंड करने को यहाँ पे कहा है f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये लें, f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये उसने कहा जी कैलकुलेट करें। तो आप सिंपली क्या करें, x की जगह रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये जो गिवन है इसके अंदर x की जगह रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देखें x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 चला गया और इधर भी x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया और ये प्लस 4। तो ये बन जाएगा आपके पास +4 + 4 8। ओके, तो ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। आफ्टर दैट ये फिर वही आ गया, देखें यहाँ पे उसने डोमेन पूछ लिया इसी फंक्शन की जो ऊपर मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको, ये देखें। आफ्टर दैट जो MCQs हमारे पास हो सकता है, ये MCQs तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये देखें f इंटू एक्स दिया है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 4 के और उसने आपको कहा है f इंटू 4 फाइंड करो। तो आप सिंपली क्या करो, इस x की जगह
ये 4 ले दो, ये जो x है इसकी जगह ये 4 पुट कर दो, इधर भी 4 और इधर भी 4 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा फिर √4 + 4 √8 हो जाएगा। ओके, तो इसको √8 को कैलकुलेटर से सोल्व करो तो ये 2 √2 आएगा। आफ्टर दैट ये MCQs भी आप सोल्व कर लोगे। 11th MCQs इसमें भी यही है कि फंक्शन आपको गिवन है और आपने f × -2 फाइंड करना है, तो आप फंक्शन के अंदर x की जगह क्या पुट करो, -2, इधर भी जहाँ जहाँ पे x है और -2 पुट करो, आप सोल्व कर लो तो -25 जवाब आ जाएगा आपके पास। इसके बाद है जी ये वाला 13th MCQs, फंक्शन गिवन है x/(x²-4) और उसने इसकी रेंज पूछी है आपसे, तो कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो पहले इसकी डोमेन आपको निकालने आनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। फंक्शन आपको गिवन है x/(x²-4), तो ये देखें कौन सा फंक्शन है, ये रैशनल फंक्शन है, क्योंकि बटे वाला फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। तो हमने देखा था कि रैशनल फंक्शन के बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिनिमम पुट हो सकती है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिनिमम पुट हो सकती है, वो कैसे निकालना है, आप इसको कंसिडर कर लो x² - 4 को 0 के, ये माइनस का 4 है, उधर जाकर प्लस का 4 हो गया, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लो दोनों साइड्स पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे +2 भी पुट हो सकती है और -2 भी पुट हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं इनसे। हाँ, ये इस तरह इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये देखें, ये इधर +2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और ये 2, तो ये 2 आई हैं हमारे पास, इन पे डॉट लगा दिए, तो ये भी वैल्यू पुट हो सकती है, ये भी वैल्यू पुट हो सकती है। +2 से आगे देखें तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट हो सकती है, 3, 4, 5। ओके, तो इसके अंदर क्या पुट नहीं हो सकता है, इसके अंदर जी -1, 0 और 1, ये वाली वैल्यूज़, दरमियान वाली वैल्यूज़ पुट नहीं हो सकती। ये मैंने जो डॉट लगाए हैं ना, इसका मतलब पता क्या है, आप पीछे से आ रहे हो नेगेटिव इन्फिनिटी से, नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद क्या है, यहाँ से आप मिसाल आ रहे हो -5 है, इधर -4 हो गया, फिर ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1, इधर से ये माइनस में चल रहा है और इधर से ये इधर को ये 0 से आगे ये पॉजिटिव में चल रहा है। अब देखें इसकी वैल्यू निकली x की +2 और ये -2, तो मैंने ये टाइम सीरीज़ बनानी है, आपने हर दफ़ा ये बना लेनी है। तो जहाँ पे -2 है और +2 है उसकी जगह डॉट लगा दो, इसका मतलब है -∞ से लेकर -2 तक वैल्यू पुट हो सकती हैं और +2 से लेकर आगे ऑनवर्ड्स +∞ की तरफ, ठीक है, ये आगे +∞ है, तो इधर ये सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। तो आप इसकी डोमेन कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, कि -∞ से आ रहे हो आप, ये ओपन इंटरवल है, इधर क्या है, ये ओपन है सारा, -∞ से सारी वैल्यूज पुट होके कहाँ तक वैल्यू पुट कर सकते हो, -2 तक, तो ये क्लोज कर दो। इसके बाद यूनियन लगा दो, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ का दो सेट बनेंगे ना यहाँ पे, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल ना, दो इंटरवल्स को इकट्ठा करना है तो यूनियन कर दो ना इनका। अगला क्या है जी, ये बीच में से ये वैल्यूज़ निकाल दो। अगली वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक पुट हो सकती हैं, +2 से शुरू होंगी, ये क्लोज्ड इंटरवल इधर से शुरू होंगे और +∞ की तरफ ओपन इंटरवल, तो ये इसकी डोमेन बनेगी। समझ आई मेरी बात, ये डोमेन आपको मैंने निकालना सिखाई है, डोमेन आपको निकालने आएगी तो आपको जो है लॉन्ग रेंज फाइंड करने आएगी। तो ये एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं आपको, ये समझे कि शॉर्ट भी करवा रहा हूँ रिवाइज, सिर्फ MCQs नहीं, ये शॉर्ट भी सारे रिवाइज साथ ही करवा रहा हूँ, ये सोल्यूशन ही समझे के करवा रहा हूँ। अब इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -∞ से लेकर -2 तक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यानी कि मान लो कि -5 पुट कर लिया, इधर -5 पुट कर लो, देखें जी -5 ऊपर -5, इधर -5 का स्केयर -4, ठीक है, ऊपर -5 का स्केयर 25, 25 -4, तो ये कितना हो जाएगा 21, -21 बड़ा 5, तो ये क्या है, डिफाइंड, ये क्या है, डिफाइंड रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि आप इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इस पॉजिटिव इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपको ये जो फंक्शन है ना, रेंज में जो आंसर देगा वो रियल ही देगा। ओके, तो रेंज इसकी क्या बनती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि आपको डोमेन फाइंड करने आनी चाहिए थी। अभी भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोमेन और रेंज में बड़े सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ जी। नेक्स्ट है आपके पास ये फंक्शन, रेंज, डोमेन और रेंज के रिलेटेड, ये वाला तो कर लोगे आप,
एफ इंटू एक्स गिवन है आपको अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो आपको उसने कहा है कि x माइनस वन पुट करो, फाइंड करो f इंटू एक्स माइनस वन। तो आप सिंपली क्या करो, इस f फंक्शन के अंदर जो x है उसकी जगह ये x माइनस वन पुट कर दो, इधर भी x माइनस वन और इधर भी x की जगह x माइनस वन। तो सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद उसने रेंज पूछी है, ये फिर रेडिकल फंक्शन दे दिया है आपको, उसने इसकी रेंज पूछी है। फंक्शन है आपको गिवन जो f इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 1.1 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट है ये। इसने उसकी रेंज पूछी है, तो पहले आपको डोमेन निकालनी आनी चाहिए, फिर आपको रेंज पता लगेगी इसकी। डोमेन के लिए आपने ना इसको लेट कर देना, रफ पे आप साइड पे कर लें, एक्स स्केयर माइनस 9 को 0 के इक्वल कंसिडर कर लें, तो इसका मतलब है कि ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का स्केयर ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये देखें जी, एक्स का स्केयर कैसे ख़त्म होगा कि स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे ना, तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 3 पुट हो सकती है मिनिमम, और -3। तो आप ये एक टाइम सीरीज़ बना लें इस तरह की, सॉरी ये वैल्यूज़ की सीरीज़ बना लें ये, ठीक है। इसमें आप ये दरमियान में लिखें 0, ये देखें 0 से आगे ये 1 होता है, 2 होता है, फिर 3, 0 से पीछे -1 -2 और ये -3। इधर डॉट लगा दिया -3 पे और एक पॉजिटिव 3 पे, इधर को ये पॉजिटिव डोमेन चल रही है, ये देखें ये पॉजिटिव डोमेन चल रही है, और इधर को ये नेगेटिव डोमेन चल रही है। तो उसने ये बात की है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं, ये पिछला ही क्वेश्चन है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो पीछे मैंने एग्जांपल सोल्व करवाई है। वो सिर्फ रेडिकल फंक्शन था, सॉरी रैशनल फंक्शन था, और ये आपका क्या है, रेडिकल फंक्शन। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ कि जी। अब देखें जी, इसकी डोमेन के अंदर -∞ से लेकर -3 तक सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये निकल जाएंगी, और पॉजिटिव 3 से लेकर आगे 4, 5, 6 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। तो इसकी डोमेन में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 इंटरवल बनते हैं। पहला इंटरवल है -∞ से लेकर -3 तक, यहाँ पे लिमिट लग गई है, यहाँ पे एंडिंग हो गई है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और इधर ओपनिंग थी, या इधर नहीं पता कहाँ तक वैल्यूज़ नेगेटिव साइड पे आप पुट कर सकते हो, तो ये ओपन इंटरवल। फिर यूनियन, यहाँ पे देखें 3 से शुरू हो रहा है काम और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप जा रहे हो, तो 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ये बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। और इधर अनबाउंडेड वैल्यूज़ हैं, यानी कि लिमिटलेस इनफाइनाइट वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे पुट कर सकते हो, तो ये ओपन इंटरवल। तो ये डोमेन हो गई। रेंज क्या होगी, इस डोमेन में से कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर रूट आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो है, वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स देता है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ या पॉजिटिव रियल नंबर्स देता है। तो रेंज क्या होती है, डोमेन पुट करके जो आंसर आए, तो इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, आपको जो आंसर मिलेगा ना वो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आप लिख दो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट को लिखने की, और एक उसकी होती है टैबुलर फॉर्म, ये वो ब्रैकेट्स में लिखना होता है। अब इंटरवल की फॉर्म में, मतलब जैसे ये इंटरवल की फॉर्म मैंने लिखा है, तो 0 से लेकर मिनिमम आंसर यहाँ पे 0 मिल सकता है इसके अंदर ना, यानी कि अगर आप 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम आंसर यहाँ पे कितना मिल सकता है, 0। 0 से लेकर ये क्लोज इंटरवल है, इधर 0 बाउंड्री लगी ना, मिनिमम आंसर यहाँ पे 0 मिल सकता है। 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई भी यहाँ पे आपको आंसर मिल सकता है। तो इसका मतलब यही है, अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ो तो इस सेट का मतलब, इस इंटरवल का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो ये मैंने आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना सिखाई है, ये मैंने समझे कि आपको शॉर्ट ही करवाया है। अब डोमेन और रेंज के एमसीक्यूज ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे, डोमेन और रेंज के एमसीक्यूज में से लाजमी आता है। अब देखें, ये फिर उसने रिपीट कर दिया है, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। इधर ऊपर उसने इस फंक्शन की डोमेन पूछी थी, ये देखें चौथे एमसीक्यूज में, यहाँ पे मैंने डोमेन और रेंज दोनों कैलकुलेट करना सिखाएंगे, और इधर उसने आपसे रेंज पूछ ली है, ठीक है। आगे है ये तो रट्टे वाला एमसीक्यूज ये कि फ़ंक्शन को रिकॉग्नाइज किसने किया था, जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ था जो जिसने फंक्शन की टर्म को यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज याद रखिएगा।
आफ्टर दैट जो आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अब अगले MCQs पे इतनी देर नहीं लगेगी, वो बड़े आसान है। अब ये देखें, इसकी डोमेन उसने पूछ ली है, ये फंक्शन पे गौर करें तो ये फंक्शन कौन सा है आपके पास, रेडिकल फंक्शन है। तो हमें पता है रेडिकल फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप यहाँ पे x की वो वैल्यूज़ पुट करोगे जो पॉजिटिव वैल्यू दें। अकेला x ही है, अब अंडर रूट है और x है, अब x की जगह आप वैल्यूज़ वो लिखोगे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो डोमेन इसकी सिंपली क्या लिख दोगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि 0 से स्टार्ट होती हैं ये वैल्यूज़ और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। इधर ओपन इंटरवल और इधर क्या है, क्लोज इंटरवल, ये मिस्टेक ना करना, ठीक है। इसके बाद ये फिर वही फंक्शन है x²-4, इसकी उसने रेंज पूछी है। मैं ऑलरेडी आपको इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। ये देखें, अब ये इसी तरह का फंक्शन है, ये मैंने x² -9 वाला करवाया, अब उसने पूछ लिया x²-4 का। ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट है, ये एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट है, ठीक है। तो ये x²-9 जैसे सोल्व किया, तो ये आपकी असाइनमेंट समझ लें कि आपने खुद ही करना है। ये आगे है जी टाइप्स ऑफ फंक्शन में, कि फंक्शन की टाइप्स में वो पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये देखें जी, उसने ये घुमा के पूछा है कि अगर आपके पास f(x) बराबर है sin x प्लस cos x के, तो फाइंड करें f(x) प्लस f(-x) इज इक्वल टू। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर देखो कि आपको गिवन क्या है। पहले f(x) गिवन है, वो गिवन है जी इक्वल sin x प्लस cos x के। तो आपको उसने फाइंड करने को कहा है f(x) प्लस f(-x), ये फाइंड करो, ठीक है। ये चीज़ आपने निकालनी, f(x) है आपके पास, f(-x) नहीं है। तो -x निकालना है तो सिंपल तरीका है, x की जगह आप क्या रिप्लेस कर दो, -x, रिप्लेस x बाय -x, दोनों साइड्स पे जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह -x ले जाओ। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन फंक्शन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और कोस फंक्शन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ये दो हिंट याद रखिएगा कि अगर साइन फंक्शन का एंगल एक मिसाल थीटा है, नेगेटिव थीटा है, एंगल नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अगर कोस फंक्शन का एंगल नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव समझे गायब हो गया, ये याद रखिएगा। अब ये बन गया कोस माइनस साइन, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख ली। अब उसने कहा इन दोनों को ऐड करना है, ये f(x) की वैल्यू, ये f(-x) की वैल्यू, उसने कहा जी f(x) और f(-x), इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। पहले f(x) की वैल्यू लिखो आप, sin x प्लस cos x, और उसके अंदर ऐड कर दो, जमा कर दो किसकी वैल्यू, f(-x) की, वो आई है आपके पास cos x माइनस sin x। अब ये देखें, ये चीज़ इससे कट के जाएगी, cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा, कोई रट्टा नहीं लगाना, बड़े ईजी MCQs हैं ये। इसके बाद है जी आगे फंक्शन है, उसने कहा जी ये फंक्शन आपको गिवन है x² + 2 का होल स्क्वायर। तो ये बताएं ये फंक्शन इवन है, ओड है, या ना ये, या कांस्टेंट है, या ना ही ये इवन है या ना ओड है। तो ये ना इवन है या ना ओड है। इवन या ओड फंक्शन कैसे चेक होता है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक होगा। अब ये आपको फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर। ओके, इवन या ओड फंक्शन आपने देखना है कि ये इवन है या ओड। इसके लिए आप सिंपली पता क्या करो, x को ना रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x बाय -x। f(x) के अंदर x की जगह रिप्लेसमेंट कर दो -x से, इधर भी फिर -x चला गया। अब ये देखें 2 -x बन गए। अब इवन और ओड फंक्शन में पता क्या होता है, अगर आप फंक्शन के अंदर नेगेटिव x पुट करो तो आपको इन रिटर्न दोबारा f(x) की ही वैल्यू मिले, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही दोबारा मिले पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन। तो ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर आप x की जगह -x पुट करो, आपको दोबारा फंक्शन की वही वैल्यू मिले जो आपको स्टार्ट पे गिवन हो, ठीक है, दोबारा वही वैल्यू मिले बट नेगेटिव साइन साथ हो, तो ये ओड फंक्शन होता है। बट इस केस में देखो, जब हमने x की जगह -x पुट किया तो ये तो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पहले x+2 था, अब ये हो गया 2 -x। तो ये ना ही इवन है, ना ही नेदर इवन नॉर ओड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, ये उसने पूछा है कि अगर फंक्शन f(x) इम्प्लाइज y, ये जनरल नोटेशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इससे ना घबराना कि ये क्या चीज़ दे दी है। तो अगर उसने कहा है कि अगर आपके पास फंक्शन क्या हो 1, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इस फंक्शन को सिंपली समझने का तरीका ये है, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू वन। वन की जगह वो सी भी लिख सकता था, वन की जगह वो सी भी लिख सकता था। उसने लिखा है वो एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू वन, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। तो भाई साहब आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट कर लिया है, इधर तो -2 पुट हुआ है, इधर तो एक्स है ही नहीं, तो ये वन ही रहेगा। इसी तरह इधर, इधर तो x की जगह -2 पुट हो गया, इधर c है तो ये c ही रहेगा। तो ये ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, यानी डोमेन कुछ भी हो, जिस फंक्शन की डोमेन कुछ भी हो, उसकी रेंज जो है वो वही रहती है जो उस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। आप x की वैल्यू यहाँ पे जो मर्जी पुट कर लो, तो ऐसे फंक्शन को आप कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, जिसमें एक कांस्टेंट आंसर आ रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, आपको एक ही आंसर मिल रहा है, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और आगे है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है, ये आसानी के लिए याद रख लो, आई फंक्शन आता है इसमें। क्या आता है? आई। आई से मुराद होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये मैं डिटेल नहीं बता रहा है, शॉर्टली याद रख लो आप इसको। कहता जी द लीनियर फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट इफ़, ये जो लीनियर फंक्शन है ये कहता है कांस्टेंट कब बनेगा। अब उसने पहली कंडीशन दी है कि एक ही जगह 10 पुट करो। अब देखें लीनियर फंक्शन, पहले देख लें क्या गिवन है, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपने इस फंक्शन को, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन से मुराद क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो वन हो। ये देखें यहाँ पे वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है ये इस यहाँ पे वेरिएबल की कितनी पावर है? वन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी हो? वन हो, तो उसको आप बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ओके, अब उसने बात की है कि आपने इस लीनियर फंक्शन को क्या बनाना है? कांस्टेंट। ये देखें, द लीनियर फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन बनाना है। तो कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये वन है, ये कंफ्यूज ना हो जाना कि ये स्केयर है। तो कांस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे बी ख़त्म करना पड़ेगा या ए ख़त्म करना पड़ेगा? तो कांस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे ए ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ए की जगह ज़ीरो ले जाएंगे हम, ठीक है। या एक तरीका ये है, अब बल्कि नहीं, ये देखें, ए की जगह 10 इस्तेमाल किया और बी की जगह 0। पहले आप ये करके देख लो, ए की जगह अगर आपने 10 लगाया है, ठीक है, ए बराबर 10 और बी की जगह 0, पहला ऑप्शन ये। तो एफ इंटू एक्स बराबर ए की जगह क्या आ गया? 10, 10x प्लस ये बी की जगह 0। तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन वो है जिसमें वेरिएबल ना हो, याद रखिए। ऊपर देखें ना, ये कांस्टेंट फंक्शन की जनरल फॉर्म बताई थी, उसमें ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, रियल नंबर होता है, उसमें वेरिएबल नहीं होता। ओके, तो इसको करने का तरीका कैसे है? तो तीसरा ऑप्शन ये था, इफ़ x की जगह 1 हो, x की जगह 1 हो और b की जगह क्या हो? 0। ये थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, सीधा आंसर वाला। ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये 10-10 वाला तो नहीं बनता, इन दो में से था। तो ये MCQ देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टेंट फंक्शन के अंदर जो आपका वेरिएबल है वो नहीं होता। तो x ख़त्म करना है, तो x की जगह 1 पुट कर दो, फिर इधर भी x की जगह 1 और इधर भी a वैसे ही x की जगह 1 और b की जगह क्या पुट कर दो? 0। तो ये a इंटू 1 इज इक्वल टू a, तो ये a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या बन गया? कांस्टेंट फंक्शन। ओके, आफ्टर दैट आपके पास जो MCQs है आगे, ये वाला कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, 2 साइन हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x, ठीक है, ये एग्जाम्पल का रिजल्ट है। तो ये बड़े सिंपल से हैं, आपको फार्मूलाज दो याद होने चाहिए। अगर आपको दो फार्मूलाज याद हैं तो ओके है। फिर वो कौन से फार्मूलाज है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूलाज याद होने चाहिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला और एक कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, दरमियान में माइनस। और कोज हाइपरबोलिक एक्स का होता है e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, दरमियान में प्लस। सिर्फ इसका फ़र्क है, यहाँ पे माइनस है और इधर क्या है? प्लस। अगर आपने tan हाइपरबोलिक एक्स का निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोज हाइपरबोलिक एक्स। ये आपने 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि tan फंक्शन बराबर होता है साइन ओवर कोज के। तो tan हाइपरबोलिक निकालना है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोज हाइपरबोलिक एक्स कर दो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और कोज हाइपरबोलिक एक्स की जगह e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, 2 से कट जाएगा। अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपसे उसने यहाँ पे पूछा है कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट फंक्शन देखिएगा कि किसका इन्वर्स है। सिर्फ आपको ये दो फार्मूला याद होने चाहिए। tan का मैंने आपको निकालने सिखा दिया, उसने पूछा कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, तो याद रखिएगा कोसिकेंट इसका क्या है? इन्वर्स है।
क्या है, इन्वर्स। तो इसका मतलब है कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin हाइपरबोलिक कर दो, कि जो साइन का फार्मूला है उसको उल्टा दो, रेसिप्रोकल ले लो, 2 ऊपर कर दो, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स के दरमियान जो माइनस साइन है वो नीचे कर दो, तो ये इसका फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर आपसे वो पूछता सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, तो सीकेंट का रिलेशन इसके साथ है, इन्वर्स का रिलेशन, तो सीकेंट का फार्मूला निकालना है तो 1/cos हाइपरबोलिक एक्स करते, तो इसके लिए आप 2 ऊपर कर देते और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को नीचे कर देते। कोड का निकालना है तो tan का फार्मूला निकला है, कोड के लिए उलट कर देते। अगर आपको tan का फार्मूला निकालने आ गया तो कोड का निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते, एक तो कोड का फार्मूला निकाल सकते हो आप 1/tan हाइपरबोलिक एक्स करके, तो वो तो सिंपली ऐसे है कि प्लस पॉजिटिव वैल्यू ऊपर और नेगेटिव वैल्यू जो है दरमियान में नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे, tan वैल्यू के उलट कर दिया है। दूसरा तरीका ये है कि कोट हाइपरबोलिक एक्स निकालना है तो tan के लिए साइन ओवर कोस किया था, ये देखें साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक, और कोड के लिए आपने करना है, अगर आपको tan का फार्मूला नहीं याद तो डायरेक्ट आप कोड का निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे कर लें, कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस ओवर साइन कर दें। अब कोस की वैल्यू पॉजिटिव है वो ऊपर और साइन की वैल्यू नेगेटिव वाली वो नीचे, 2 से कट जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिए, इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, ये डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल एक्स अलग है और वाई अलग है, एक्स अलग है, वाई लेफ्ट साइड पे है और एक्स राइट साइड पे है, पल्ले बांध लो मेरी बात, जिसमें एक्स राइट पे है और वाई लेफ्ट पे है, ऐसे को एक्सप्लिसिट बोलते हैं। क्या है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है जुदा जुदा, एक्स अलग है और वाई अलग है, वाई लेफ्ट पे है और एक्स राइट पे है। और ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई ऐसे आपस में मिक्स हैं कि आप एक्स और वाई को आपस एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। सिंपल तरीका इसका यही पहचानने का कि ऐसे फंक्शन के अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट होगा। तो ये देख लें, ये टर्म आपको क्या बता रही है कि इसमें से एक्स और वाई को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ आ गई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की। एक्सप्लिसिट में ये होता है कि एक्स और वाई अलग अलग होते हैं, वाई इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे होता है वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल राइट साइड पे। और इम्प्लिसिट में ये होता है कि एक्स और वाई आपस में ऐसे मिक्सअप हुए होते हैं, मर्ज हुए होते हैं कि आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। आगे है जी आपके पास ये एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ये किसकी हैं, सर्कल की हैं, पैराबोला की हैं, एलिप्स की हैं या लाइन की हैं। ये कहाँ पे टॉपिक है, एक चीज़ तो ये कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए। मान लो कि एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280 लिखा है। ऐसा फंक्शन आसान अल्फाज में लिखवा रहा हूँ जिसमें एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखिएगा उसको कहते हैं जो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे होता है, ये डिपेंडेंट है, और इसमें ये डिपेंडेंट है। इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हों और एक तीसरा वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल, वो आपका थर्ड वेरिएबल टी हो सकता है, यू हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई भी इनमें से हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट। एक तीसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इक्वल टू की राइट साइड पे होता है। सिंपल सा तरीका है, ये देखें इधर ये टी राइट पे इक्वल टू की राइट पे, तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट हो और एक तीसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है जिसमें बराबर का साइन आ जाए। तो ये दोनों क्या हुई फिर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, इन दोनों को मिला के क्या पढ़ा जाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसकी हैं। ये छठे चैप्टर के अंदर डिटेल है वैसे इनकी, आपने जस्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। ये एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक अब जुबानी है पता, क्वेश्चन नंबर 7 उसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 के पार्ट नंबर ए,
पार्ट नंबर 1 है, ठीक है जी। ये है, उसमें प्रूव करने को कहा है, ये प्रूव नहीं करना। ये उसने पूछा है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ये किसकी हैं, तो ये याद रखना है पैरामीट्रिक इक्वेशन ये किसकी हैं, पैराबोला की। ओके, इसके बाद ये एमसीक्यूज आया जी, ये x इज इक्वल टू ए कोस टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी, इसकी जगह b साइन टी भी हो सकता था। ये रट्टा नहीं लगाना कि इधर a नहीं है तो इधर b हो गया तो आप कुछ चेंज कर दोगे। इसको याद कैसे रखना है, x इज इक्वल टू ए कोस टी, y इज इक्वल टू बी, ए या b, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। x के साथ कोस फंक्शन और y के साथ साइन फंक्शन, तो ये क्या हुई दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे हैं, क्योंकि तीसरा वेरिएबल दोनों के राइट साइड पे है, इसके राइट साइड पे भी एक थर्ड वेरिएबल, इसके राइट साइड पे भी एक थर्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस तो हुई, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसकी हुई, ये याद रखिएगा, ये सर्कल की हुई। ओके, इसके बाद एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, वाई इज इक्वल टू अगला कौन से यहाँ पे लिखे है ए सीकेंड थीटा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, सीकेंड टैन वाला इसका याद रख लो। साइन कोस वाले हुए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप याद रखिएगा ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल हैं। अगर सीकेंड टैन हुए तो ये याद रखिएगा ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस किसकी हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स हैं, किसकी हैं जी, एलिप्स, हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला की। अब ये एक मसला बड़ा है, खैर। इसके बाद है जी इवन और ऑड फंक्शन वाली कहानी, वो मैं बता चुका हूँ आपको कि इवन और ऑड फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिएगा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, और उसका पार्ट नंबर 1 है, पूरा सोल्व कर गया था। अब मैं इसको सोल्व नहीं करवा रहा, इसका डायरेक्ट या रिजल्ट याद रखिएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, रिमेंबर दैट। इसके बाद ये है कि जी अगर इस फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करें, ये मैं ऑलरेडी आपको इवन और ऑड का केस बता चुका हूँ कि अगर एक फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और आपके पास दोबारा ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए और पॉजिटिव साइन के साथ, यानी उसके साथ नेगेटिव साइन भी ना हो, तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे यही स्टेटमेंट ऐसे होती है कि फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करो, आपके पास दोबारा एफ इंटू एक्स की वैल्यू आ जाए बट उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए, तो ये क्या हो जाता, फिर ऑड फंक्शन हो जाता। ओके, आगे इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं जी, आपने बताना है कि ये जो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ये आपको खपाने के लिए उसने पूछ ली है, घुमा के पूछ ली है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी, एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स जी, ये फंक्शन लिखें। अब उसने पूछा है ये बताए कि ये इवन है या ओड है। उसने पूछा है इफ़ एफ इंटू एक्स ये है, देन बताएं एफ इंटू माइनस एक्स इज, ये क्या है। ओके, तो इसको कैसे करना है, इधर एक्स की जगह ना माइनस एक्स पुट कर दो, राइट साइड पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, कोस एक्स की जगह माइनस एक्स। ये याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोस फंक्शन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ये प्लस का कोस एक्स हो जाएगा। अब माइनस वाली वैल्यू की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ये याद रखिएगा। माइनस नहीं साथ आएगा, एक्स माइनस एक्स का स्केयर लेकर एक्स स्केयर ही आएगा। तो ये क्या हुआ, एक्स के अंदर माइनस एक्स पुट किया, बट ये जो वैल्यू आई है ये आपके ओरिजिनल फंक्शन की आई है, यानी ये एफ एक्स की ही वैल्यू आ चुकी है, एज इट इज़, सेम एज इट इज़, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन भी नहीं आया भाई। तो ये क्या हुआ फिर, इवन फंक्शन। ओके, इसके बाद ऑड फंक्शन के रिलेटेड एक है जी, उसने आगे पूछा है एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगला एमसीक्यू ये देखें, इसमें उसने पूछा ये बताएं इवन है या ऑड फंक्शन है। ये भी ऐसे ही स्टूडेंट करना है कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें। अब देखें, एक्स की जगह ना माइनस एक्स पुट कर दें, इधर भी एक्स की जगह जिधर एक्स है माइनस एक्स पुट कर दें, इधर भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें। अब 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा, नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये नेगेटिव साइड पे कर दें, बाकी ज़रा गौर करें इधर, 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी आई है, एफ इंटू एक्स की ही आई है, तो इसकी जगह आप एफ इंटू एक्स ही लिख दें। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास दोबारा वही फंक्शन मिल जाए बट नेगेटिव साइन आ जाए, तो ये क्या हो जाता है,
ओड फंक्शन। ओके, तो ये इवन और ऑड की कहानी है। ये एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका कोई पार्ट है चौथा, पांचवा या छठा, चौथा है या छठा, ये देख लीजिएगा। ये इवन और ऑड फंक्शन चेक करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आई जिसमें आ गया आई वो आइडेंटिटी फंक्शन, और इसमें क्या आ गया सी से कौन सा फंक्शन बनता है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 हो तो उस ऐसे पोलिनोमियल फंक्शन को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। तो ये पीछे भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे से। जस्ट ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, या लाइक इस तरह 3x माइनस 2 है। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट 1, और इधर भी कितनी है 1, तो ये दोनों क्या हुए, लीनियर। ओके, इसके बाद है जी विच वन इज़ कांस्टेंट फंक्शन। उसने पूछा इनमें से कांस्टेंट फंक्शन बताओ कौन से। तो जिस फंक्शन के अंदर वैल्यू फिक्स रहेगी, अब इधर देखें x है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इधर जो भी x की वैल्यू पुट करोगे इधर भी वही रिप्लेसमेंट हो जाएगी, इधर भी चेंजिंग होगी और इधर भी चेंजिंग होगी। बट इसमें यह है कि x की जगह कुछ भी पुट कर लो, राइट साइड पे पुट ही नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड पे तो 5 है, उधर कौन सा x पड़ा है, तो ये 5 ही रहेगा। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डोमेन पुट कर दो फंक्शन के अंदर, आपका आंसर जो रेंज है वो सेम ही रहे, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। ये वाला है जी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर, आइडेंटिटी फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट करो वही आपको आंसर में मिल जाए। लाइक ये इसकी जनरल फॉर्म होती है इस तरह, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं i इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब अगर एक मिसाल है, x की जगह आप 2 पुट करो तो इधर 2 चला गया और इधर भी क्या आ गया फिर 2, तो डोमेन भी वही, रेंज भी वही, आइडेंटिटी हो गया। और x की जगह अगर -2 पुट करो तो x की जगह इधर -2 गया और इधर भी x की जगह -2, तो ये रेंज, डोमेन भी वही और रेंज भी वही, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसके बाद है जी इवन फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन ओड है याद रखिएगा, और कोज फंक्शन कौन सा है जी, इवन है याद रखिएगा। ये रट्टा लगा लें जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि कोज फंक्शन के अंदर एंगल नेगेटिव पुट करें बट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, बट साइन फंक्शन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव करें तो साइन ही आता है, साइन एक्स ही, बट पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये ओड है, और जो कोज फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है। इसके बाद आपके पास है जी ये कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन, एफ इनवर्स कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको। यहाँ पे एफ इनवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये 3 पार्ट्स हैं डिफरेंट, ये देख लेते हैं हम, ये पास पेपर में रिपीट हुए हैं, इनका देख लेते हैं जी हम। एक ये वाला देख लेते हैं, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x, और फाइंड करें एफ इनवर्स एक्स। बल्कि पहले ये देख लेते हैं, एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8, और इसका एफ इनवर्स -1 निकालने उसने कहा जी। पहले एफ इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 56 करते हैं पहले। एफ इंटू एक्स गिवन है आपको 2x माइनस 8, और एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करें। आप लोगों में से जिसको एक्सरसाइजेज आती हैं ना, उसको ये क्वेश्चंस आते हैं, ये जो हैं MCQs वगैरह आते हैं, जिसको पहले चैप्टर की एक्सरसाइजेज आती हैं। अब देखें जी, एफ इंटू एक्स गिवन है 2x माइनस 8 के, और उसने कहा जी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करें जी। तो एफ इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 8, तो उसने कहा जी एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करें। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, सबसे पहले ना सोल्यूशन में ये समझो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ ये मैं, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे लेट y इज़ इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ओके, एफ को इधर उठा के ले आओ, एफ इनवर्स बन गया एफ इनवर्स y, इधर बच गया x। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आल्सो लेट y बराबर एफ एक्स की है, तो इसका मतलब है y एफ एक्स की वैल्यू के भी इक्वल है। तो एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन थी वो देख लें क्या है, एफ एक्स की वैल्यू थी 2x माइनस 8, तो y बराबर किसके आ गया 2x माइनस 8, एफ एक्स की वैल्यू के भी इक्वल आ गया y। इधर से आप x की इक्वेशन बनाएं, सिंपली x को इधर रहने दें, x वाली टर्म को, ये कॉन्स्टेंट इधर लें, तो ये +8 हो गया, x इधर रहा, 2 इधर आकर क्या हो गया डिवाइड, तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ये x। अब हमेशा याद रखिएगा ऐसे ही करना है कि x की इक्वेशन बना के उसको ये पहली में पुट करना होगा। जहाँ पे भी आपने एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना है, जिस क्वेश्चन में भी, उसमें यही करना है, यही तरीका फॉलो किया जाता है। y को एफ एक्स की वैल्यू के इक्वल करके इधर से x की इक्वेशन बनाई जाती है, और आगे लिखा जाता है पुट इक्वेशन नंबर 2, ये जो x की इक्वेशन है इसको पहली इक्वेशन में पुट करना है। इधर देखिए जी,
x की जगह पुट हो गया y प्लस 8/2। अब यहाँ पे क्या करें, रिप्लेस कर दें, रिप्लेसमेंट कर दें, y को x से रिप्लेस कर दें। इधर y की जगह x चला गया, इधर y की जगह x चला गया। ये देखें एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8/2, ये एफ इनवर्स x हो गया फाइंड। ओके, अब यही एमसीक्यूज उसने ऐसे पूछा है कि कहता है कि आप एफ इनवर्स भी कैलकुलेट करें और उसके अंदर -1 भी पुट करें। तो आपसे उसने इस एमसीक्यूज के अंदर पूछा, यही एमसीक्यूज है, उसने यहाँ पे पूछा है एफ इनवर्स -1 कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आपको एफ इनवर्स निकालने आना चाहिए, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ इनवर्स x। उसमें अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे या पुट करेंगे, सिंपली लिख दें x की जगह -1। एफ इनवर्स -1 फाइंड करना है, एफ इनवर्स x निकला है, इधर x है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। एफ इनवर्स देखें जी, x की जगह ये वैल्यू -1 और इधर भी x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे -1। सोल्व करते हैं तो ये 7/2 आपके पास बन जाएगा। और ये एमसीक्यूज याद रख लो, अगर आपके पास फंक्शन f(x) बराबर है 1/x के, ये भी ऐसे ही सोल्व करके आता है, तो उसका इन्वर्स भी किसके इक्वल है 1/x के। ये एमसीक्यूज याद रख लो। ओके, ये सोल्व भी मैं करके बता सकता था बट फिर अगले एमसीक्यूज रह जाने थे, तो मैं इस वजह से फिर अब मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब ये देख लें जी, -2x + 8, इधर -2x + 8 था, यहाँ पे -2x + 6 है, इधर 2x - 8 है। तो ये एक ही तरीका है एफ इनवर्स कैलकुलेट करने का। तो ये एक ही तरह के एमसीक्यूज है जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा सॉल्व, इनमें से मैंने एक करके दिखा दी है, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा। अब ये एमसीक्यूज देखिएगा, उसने कहा f × x इज इक्वल टू f × x इज इक्वल टू √x + 1, देन f ऑफ f × 0 फाइंड करो। तो सबसे पहले समझो कि ये है क्या, ये डबल f है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है f² × fx। ये ऐसे है f ऑफ fx, इसको पढ़ते हैं f ऑफ fx। f फंक्शन के अंदर ही fx मौजूद है, ये इसको कॉम्पोजिट फंक्शन ही बोलते हैं। ये f² x भी होता है, इसको f² x भी कहते हैं। ये सोल्व कैसे करना है, तो आपको जस्ट सबसे पहले f ऑफ fx निकालना है। कैसे निकालोगे, ये f है, लिख दो, o की जगह ना स्टूडेंट्स ख़त्म करके ब्रैकेट डालो, जिधर o है ना उसकी जगह मैंने ब्रैकेट लिख दी। अब ब्रैकेट के अंदर फिर ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर चले जाएगी, क्योंकि इस o की जगह ये ब्रैकेट आ गई है, ठीक है, o की जगह ये ब्रैकेट आ गई तो fx अंदर आ गया। इसका मतलब ये है कि f के अंदर fx की वैल्यू है, तो ये f इधर रहने दो, fx की वैल्यू का हिंट दो कि आपको fx की वैल्यू क्या गिवन है, √x + 1, तो इधर लिखो √x + 1। ओके, अब इस स्टेटमेंट को कैसे रीड आउट करना है कि f फंक्शन के अंदर जाओ, किसके अंदर, f फंक्शन के अंदर जाओ, ये जो f फंक्शन है इन f × x, वहाँ पे आपको x नज़र आएगा, इधर x नज़र आएगा, उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। रिप्लेस, उधर x नज़र आया, f फंक्शन के अंदर गए, इन f × x, उधर x नज़र आया आपको, उसको रिप्लेस कर दो इस वैल्यू के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे देखें f है, x की जगह रिप्लेस कर दिया ये वैल्यू, f फंक्शन के अंदर गए, इन f × x, इधर गए, इधर x नज़र आया, इसको रिप्लेस कर दिया किस वैल्यू के साथ, √x + 1 के साथ। तो ये f नज़र आ रहा है, इसकी x की जगह आप लिखो x + 1, इधर भी √x नज़र आ रहा है, उसकी जगह क्या लिखो, √x + 1। ये चीज़ हो गई, ये आपने फाइंड कर लिया। उसने आपको फाइंड करने को कहा था स्टूडेंट्स f ऑफ f × 0। अब अगला काम ये है कि इधर x की जगह सिंपली क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, x की जगह 0। तो ये देखें 0 + 1 का अंडर रूट, ये 1 का अंडर रूट बन जाएगा। अब 1 का अंडर रूट आप सोल्व करें तो 1 नहीं होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है जी, ये देखें सोल्व कर दिया मैंने। तो f ऑफ f × 0 कहा था, यहाँ तक हमने फाइंड किया था, इधर तक ये मैंने फाइंड किया है आपके लिए f ऑफ f × x। ठीक है, तो उसने फाइंड करने को कहा था f ऑफ f × 0, x की जगह फिर क्या करो, सिंपली 0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये √2 आंसर आ जाता है आपके पास। फिर इसके रिलेटेड जी कॉम्पोजिट फंक्शन के रिलेटेड जो कोई और है तो जी ये आया है, अगर k कोई भी रियल नंबर हो और लिमिट लग रही हो, फंक्शन के साथ k मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो लिमिट में क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, x। जहाँ पे x होगा उसकी जगह आप क्या पुट करोगे, a पुट करोगे। तो k में कौन सा x है, तो k तो कांस्टेंट है, तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो ये लिमिट से पहले आ जाएगा। लिमिट किस पे लगेगी, f × x पे। तो ये लिमिट का थ्योरम है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जी ये आपकी सारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3, जिसको एक्सरसाइज 1.3 आती है उसको ये लिमिट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसको एक्सरसाइज 1.3 आती है उसको लिमिट वाले क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं लिमिट के रिलेटेड, वो मैं लिखवा रहा हूँ, इधर से एक्स्ट्रा हैं, वो पेज मेंशन कर देता हूँ कहाँ पे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज है, पेज 24 के ऊपर है। 23 सॉरी। ये लिमिट जो है, ये थ्योरम जो है, ये आपके लॉन्ग में भी आता है, ये याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। वो लिमिट में अगर आपका एक्स वेरिएबल ज़ीरो को अप्रोच करे और आपके कांस्टेंट के पावर के अंदर एक्स पड़ा हो, एक्सपोनेंशियल, इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएबल पावर यानी एक्सपोनेंट के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। -1 यहाँ पे फिक्स है 1 ओवर एक्स हो, ये आपको स्टेटमेंट वो देगा, और आपने इसका रिजल्ट याद रखना है स्टूडेंट्स, लॉग ई ए। लॉग ई ए, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ई की जगह ln ए, याद रखिएगा। तो ये एमसीक्यूज है आपका। ये लॉन्ग भी आता है, ये थ्योरम मैंने लॉन्ग भी करवाया हुआ है अपने चैनल पे ऊपर पिछली वीडियो में मैंने लॉन्ग और शॉर्ट की वीडियो में मैंने बताया कि ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, साथ सोल्यूशन भी मैंने बताया। और इसके बाद एक और एमसीक्यूज ये इसी तरह आता है कि लिमिट में अगर आपका एक्स वेरिएबल अप्रोच करे ज़ीरो को और ई ए की जगह ई हो जाए, ए की जगह ई हो जाए, बाकी सारी वही चीज़। अगर ए की पावर एक्स वाला फंक्शन है तो लॉग ई ए आएगा, यानी ln ए आएगा। लॉग विद बेस ई एंड एक्सपोनेंट ए, इसको बेस बोलते हैं, बेस ऑफ लॉग फंक्शन। बेस ऑफ लॉग फंक्शन, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो क्या होती है? बेस होती है लॉग फंक्शन की। तो ये है ए की पावर एक्स पे लिमिट लगी है, और अगर ई की पावर एक्स पे लिमिट लगे तो रिडक्शन याद रखिएगा, रिजल्ट आएगा लॉग ई, ए की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और याद रखिएगा, जब बेस भी वही हो और एक्सपोनेंट भी वही सेम है तो हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आता है? 1 के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि log e, आपको मैंने बताया कि log e की जगह आप नेचुरल log ln यूज़ कर दें, और ये e जो है ऊपर वाला एक्सपोनेंट वाला वो इधर कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, ln e कैलकुलेटर से लिखें नेचुरल log ऑफ e, वो आपको मिलेगा 1। वरना आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब आपकी बेस के अंदर भी वही वैल्यू पड़ी हो जो एक्सपोनेंट के अंदर है, इधर भी ई है और इधर भी ई है, जवाब 1 आएगा। इसी तरह आपसे वो पूछ सकता है अगर यहाँ पे ए हो और इधर भी ए हो, बेस में भी ए और एक्सपोनेंट में भी ए, तो इसका जवाब भी क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, ये पेज नंबर 24 के ऊपर मौजूद हैं। पेज 23 और 24 के ऊपर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे वो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें यह है कि आपका अगर लिमिट में वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और लिमिट लग रही है किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, तो आपके पास जवाब जो आएगा इन्फिनिटी आएगा। ये कैसे आएगा कि लिमिट ये कह रही है कि एक्स की जगह आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर दें, तो ई की पावर के अंदर एक्स है तो इधर क्या पुट करते हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो किसी भी रकम की पावर इन्फिनिटी लें तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। ये याद रखिएगा। एक ये एमसीक्यूज है। अब अगला यही एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि अगर आपका वेरिएबल एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे और लिमिट किस फंक्शन पे लग रही हो? उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लग रही हो। फंक्शन सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, इधर माइनस इन्फिनिटी को। तो अब यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में ना आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल आप इसका ऐसे लोगे, ये फंक्शन का, ये ई की पावर एक्स है तो इसको 1 ओवर कर दो, यानी इसके बटे में कुछ नहीं, यानी 1 है। 1 को ऊपर कर दो और ई की पावर एक्स को नीचे कर दो, तो ये ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट करो ज़रा। लिमिट क्या बताती है कि लिमिट के अकॉर्डिंग एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो एक्स की जगह क्या चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। अब इसको देखिएगा कैसे करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी। और आपको पता है किसी भी रकम की पावर इन्फिनिटी हो उसकी जगह क्या आ जाता है? इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी याद रखिएगा हमेशा जीरो के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 1 ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है? इसको इधर ले आओ और इसको फिर उधर ले जाओ, तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा? जीरो के। तो ये जीरो आएगा रिजल्ट इसका। इसके बाद जी आपके पास है लिमिट वेरिएबल चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे चाहे नेगेटिव को, अगर ए ओवर एक्स वाला फंक्शन है ना, ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर है और नीचे वेरिएबल है, तो याद रखना हमेशा जीरो जवाब आएगा। ये चीज़ याद रखना।
ओके, यानी कि अगर वो आपसे पूछता है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 5/x, 5/x, तो आप जवाब बताओगे इसका ज़ीरो डायरेक्टली। ओके, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट MCQs बताए हैं कुछ, आपके पेज मेंशन किए हैं, पेज नंबर 23 और 24 के ऊपर। ये एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड MCQs हैं। अब ये देखें जी, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, ये एग्जांपल है, ये भी सेम, ये एक ही तरह सोल्व होंगे, आप ये सोल्व कर लीजिएगा। अब ये मैं कर देता हूँ आपको एक तरह के, ये जो है ना, ये वाले MCQs में कर देता हूँ आपको सोल्व। अब ये देखें जो मैंने आपको रिजल्ट बताया अभी, ये देखें पास पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है, ये अभी जो मैंने बताया। अब ये एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट्स के केसेस में कर देता हूँ। अब देखें जी, ये है जी लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n, और इसकी पावर है जी कितनी है यहाँ पे दी हुई, 2n जी। उसने पूछा ये सोल्व करके बताएं क्या है, किसके इक्वल है। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से करवाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जब भी आपके वेरिएबल पावर में वेरिएबल हो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मैं बता रहा हूँ अभी। जब भी आपका वेरिएबल आपको कैसे पता लगता है? लिमिट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है वो आपका वेरिएबल है। एन है यहाँ पे वेरिएबल, अगर एक्स लिखा होता तो एक्स वेरिएबल होता। जब भी आपका वेरिएबल पावर के अंदर मौजूद हो तो आप उस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले फंक्शंस पे लिमिट कैसे लगाते हैं? इसका तरीका एक ये है कि पहली टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए, वो 1 है। दूसरी टर्म जो भी हो पावर में उसका बटा होना चाहिए। दूसरी टर्म यहाँ पे देखें क्या है, 1/n, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले लिमिट वाले क्वेश्चंस हैं, ये 1.3 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये ऐसे ही सोल्व होते हैं कि जब भी आपके पास ऐसे हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लिमिट लगे, सेकंड टर्म जो भी हो पावर में उसका उलट हो मौजूद। अब सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, 1/n, इसका रेसिप्रोकल का क्या होगा, n/1, यानी कि n होगा। तो पावर में क्या होना चाहिए, n, मगर इधर क्या है आपके पास 2n है। तो आप क्या करेंगे, 1 + 1/n, वैसे ही पावर में 2n की जगह क्या होना चाहिए था, n अंदर रख लें और 2 पावर को बाहर रख लें, यानी एक पावर की जगह 2 पावर्स बना ली। तो आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पावर जो आपको चाहिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो पावर जो आपको नहीं चाहिए थी, यानी कि 2 आपको नहीं चाहिए था पावर के अंदर, तो ये आपने इसको बाहर निकाल दिया। तो एक 2n पावर को n × 2 की फॉर्म में लिख दिया है। अब याद रखिएगा, जब भी सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल पावर उसकी बन गई है, यानी कि लिमिट में कुछ भी अप्रोच करे, सेकंड टर्म जो है पावर में उसका रेसिप्रोकल बन गया, याद रखना जवाब ही आएगा। डायरेक्ट याद रखो, जब भी आपके पास सेकंड टर्म जो भी है पावर में उसका रेसिप्रोकल बन गया है, हमेशा जवाब क्या आएगा, ई आएगा लिमिट के थ्योरम के मुताबिक। और इधर 2 है तो ये 2 आ जाएगा, ई स्केयर आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरह ये आपके पास है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, और ये n/2 है, ठीक है। तो ये हम करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, और इधर लिखा है उसने n/2। ये देखें जी, ये वाला MCQ उसमें करवा रहा हूँ आपको। तो ये भी आपको उसने घुमाने के लिए दिए। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि सेकंड टर्म देखो यहाँ पे क्या है, 1/n है। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n/1, यानी कि n। पावर में क्या होना चाहिए था, n, मगर पावर में क्या है, क्या, n/2। तो आप ऐसे ही करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, ये लो, ठीक है। जो n/2 पावर है ना, उसको 2 पावर्स में स्प्लिट कर दो, यानी एक सिंगल पावर की जगह 2 पावर्स बना दो। वो कैसे, आपको जो चाहिए पावर में सिर्फ n चाहिए, वो लिख दो यहाँ पे। जो नहीं चाहिए, बटे के अंदर 2 है, वो नहीं चाहिए, ये 1/2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ओके, अब ऐसे है कि सेकंड टर्म जो भी है, सेकंड टर्म है 1/n, पावर में उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, तो इसकी जगह आ जाएगा e, और ये 1/2 अपनी जगह ही। ओके, अब इसी तरह ये एक और है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n इज इक्वल, पावर में है जी 2n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n,
ये लिखे जी 1 + 3/n और पावर में है जी 2n। इसको सॉल्व करते हैं। अब पावर सेकंड टर्म देखो क्या है, सेकंड टर्म आपके पास है 3/n। इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए फिर, इसका रेसिप्रोकल आपके पास होना चाहिए n/3। तो पावर में इसका क्या होना चाहिए, उलट होना चाहिए, n/3 होना चाहिए। तो इधर क्या है 2n है, तो n/3 होना चाहिए था। एक तो ये चीज़, फिर एक तरीका ये है कि 2 जो है ना नहीं चाहिए, पावर में क्या चाहिए n/3, n चाहिए और बटे में 3 चाहिए। तो आप ये यहाँ पे क्या करो कि पहले तो ये करो कि ब्रैकेट डालो, एक ब्रैकेट स्केयर ब्रैकेट यूज़ करो, स्केयर ब्रैकेट के अंदर जो पावर चाहिए n वो लिख लो, 2 नहीं चाहिए तो 2 को लिख दो बाहर। इसके बाद बटे में आपको 3 चाहिए था, रेसिप्रोकल के मुताबिक n/3 आना चाहिए था, यहाँ पे तो अकेला n आया। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब 3 से डिवाइड कर दो और 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो 3 से मल्टीप्लाई किया वो 3 बाहर लिख दो ब्रैकेट के। ओके, तो ये लिमिट का थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे ई आ गया। वो कैसे आया कि सेकंड टर्म जो भी थी पावर में उसका रेसिप्रोकल अब बन रहा है कि नहीं, ये सेकंड टर्म 3/n है, पावर में उसका रेसिप्रोकल बन गया, तो इसकी जगह लिमिट लगा के ई आ गया। बाहर 2 क्रॉस 3 था तो ये क्या आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया, ई की पावर 6 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आफ्टर दैट सैंडविच थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं जी। ये वाला देखें जी, ये सैंडविच थ्योरम का ही उसने हिंट दे दिया कि सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि साइन फंक्शन है, ये देखें साइन फंक्शन, साइन फंक्शन के एंगल में जो भी वेरिएबल हो, यानी साइन फंक्शन के एंगल में जो भी चीज़ हो बटे में वही वेरिएबल एज इट इज़ मौजूद हो, और लिमिट में वेरिएबल वो अप्रोच करे 0 को, जवाब आता है 1 के। इस तरह समझ लें, साइन फंक्शन के एंगल में मिसाल है x है और इसके बटे में भी x हो, और लिमिट के अंदर यही वेरिएबल x 0 को, हमेशा 0 को अप्रोच करे, तो बाय सैंडविच थ्योरम जवाब किसके इक्वल होता है 1 के। ओके, तो ये सैंडविच थ्योरम का एमसीक्यूज था। अब ये इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, वो हम करते हैं जी। ये वाला लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन 7 थीटा साइन 7 थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। ये मेरा ख्याल एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या करना है, अब आप क्लियरली गौर से देखो, ऊपर जो सैंडविच थ्योरम मैंने आपको समझाया है उसको फॉलो करना है कि साइन फंक्शन के एंगल में जो चीज़ मौजूद है वो देखो 7 थीटा है, तो बटे में भी 7 थीटा होना चाहिए था। अब यहाँ पे तो अकेला है थीटा, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है 7। तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पे, फिर 7 से आप क्या कर दोगे डिवाइड, और 7 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, लिमिट अपनी जगह ही है, ब्रैकेट के अंदर कर दोगे। ठीक है, तो अब सैंडविच थ्योरम जब अप्लाई करोगे बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, शॉर्ट के अंदर तो पूरा लिखना होता है ऐसे, बाय अप्लाइंग लिमिट, लिमिट जब अप्लाई की तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसकी जगह क्या चला जाएगा 1, क्योंकि थीटा की जगह 0 जाना है, ये 7 की जगह तो 0 नहीं ना जाना, ये तो कांस्टेंट है, ये अपनी जगह ही 7 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7, दैट्स योर आंसर। इसके बाद इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो और है जी, ये वाला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर tan x, तो ये आपको घुमाने के लिए उसने दे दिया है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स बाय tan x, ये भी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर, ये मैंने सारे शॉर्ट में भी बताए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के अंदर जिसको थ्योरी आती है ना उसको एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, tan की जगह आप साइन बाय कोस कर दो, साइन बाय कोस। एक ये चीज़ कि tan को ऊपर करो और x को नीचे करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ओवरऑल पावर -1। पहले कोई पावर नहीं थी, यानी कि पहले यहाँ पे पावर पॉजिटिव 1 थी, लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। अब जब tan ऊपर की x नीचे किया तो पावर -1 होगी, tan की जगह आप यूज़ करोगे साइन एक्स बाय कोस एक्स, ये आपने 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर भी आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब ये कोस ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर साइन बचेगा और ये नीचे आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये सैंडविच थ्योरम का केस बन गया कि साइन फंक्शन के एंगल में क्या मौजूद है x, इसके बटे में x होना चाहिए, बटे में x है वो अलग कर दिया, डॉट 1 बाय कोस x अलग कर दिया, यानी ये एक सिंगल बटा था, सिंगल फ्रैक्शन थी, उसकी जगह 2 फ्रैक्शन बना दी।
अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट के अकॉर्डिंग सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, कोस 0, ठीक है। ये पावर -1 अपनी जगह ये, तो ये याद रखिएगा कोस 0 इज इक्वल टू 1। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 की पावर -1 सोल्व करें तो 1, ये सोल्व हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो ये सैंडविच थ्योरम के रिलेटेड जो थे वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, ये लिमिट का थ्योरम है, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, याद रखिएगा n a n माइनस 1 के इक्वल है, n a n माइनस 1, ये समझ लें पावर रूल ही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा हमेशा, ये MCQ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद करना सिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल है ये, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करना सिखाता हूँ मैं आपको। अगर ये क्वेश्चन लिखा है आपके पास, लिमिट कॉपी करता हूँ वहाँ से x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये दो एग्जांपल हैं। एक में पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एक में नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो याद रख लो, जब वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसका आंसर आएगा माइनस, और आएगा कितना 3/2, डायरेक्ट याद रख लो इसका। और जब वेरिएबल x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को तो आंसर आएगा पॉजिटिव 3/2, दैट्स इट, बस। इसके बाद जी ये टॉपिक मैंने करवा दिया है। अच्छा, ये आपको लगे कि जी ये मुश्किल है, ये भाई एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में भी समझाया हुआ है, वहाँ से समझ लो, जिसको शॉर्ट आते हैं वो उसको ये आता है। अब ये पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं तो मैं कर देता हूँ ये वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर थीटा ओवर थीटा। अब देखें ऊपर थीटा फंक्शन का स्केयर है तो नीचे भी स्केयर होना चाहिए, इधर एक ही थीटा है, ठीक है। तो आप ये क्या करें, थीटा से डिवाइड कर दें और थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा। हमने थीटा वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसमें, ठीक है। ये देखें बटे के अंदर एक ही थीटा पड़ा था, एक थीटा डिवाइड करके आ गया और एक यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये बन गया साइन स्केयर थीटा और नीचे बन गया थीटा का स्केयर, ये थीटा, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा तरीका है कि भाई जब लिमिट लगाओगे इसकी जगह तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 आ जाएगा, ठीक है। बट इस थीटा की जगह लिमिट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आंसर आएगा 0, ओके। अब ये कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वाले देख लो। उसने पूछा जी, ये MCQs वैसे आता तो नहीं है, 1.5 में है, तो ये देख लो जी। उसने कहा जी ये ग्राफ है ln x का, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके सिमिलर हैं, x log x के ग्राफ के, log ex के ग्राफ के, या ln x के ग्राफ के, आप बताओगे lgx यानी log x के ग्राफ के, ठीक है। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ कॉमन लॉग की प्रॉपर्टीज़ के इक्वल हैं। ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, और ये क्या है जी कॉमन लॉग, ओके। इसके बाद ये MCQs है जी, पास पेपर में आया हुआ है कि फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस किस वैल्यू के ऊपर कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो ये सिंपली देखें, इसको समझने का तरीका ये है कि ये वाले फंक्शन के अंदर बटे के नीचे क्या है x है। ये फंक्शन कौन सा बनता है, अगर हम देखें तो ये रैशनल फंक्शन हमारे पास है। ये फंक्शन लिख लेता हूँ 2 + 3x ओवर 2x, तो ये रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, आपको कोई लंबे चौड़े सोल्यूशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखो कि ये रैशनल फंक्शन अनडिफाइंड तभी ही बनेगा जब बटे के नीचे 0 आएगा। तो इसका मतलब है इसके लिए कौन सी वैल्यू सूट नहीं करती, जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 2 + 3 × 0 और 2 × 0, बटे में 0 आ गया, ऊपर 2 ओवर 0, तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हर वैल्यू के लिए कॉन्टीन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। फंक्शन f × x इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट, किस वैल्यू के ऊपर कॉन्टीन्यूस नहीं है, जिसकी वजह से अनडिफाइंड वैल्यू मिली है, एट x इज़ इक्वल टू 0, इस पे ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ओके। अगर यही इस तरह होता क्वेश्चन, मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे है f × x इज़ इक्वल टू x² -1 ओवर x -1। एग्जांपल नंबर 2 है ये आपके एक्सरसाइज 1.4 की,
और पेज नंबर ये 30 के ऊपर है, इस पे पूछ लिया उसकी कॉन्टीन्यूटी बताओ ये किस वैल्यू पे कॉन्टीन्यूस है और किस पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे x की जगह +1 पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे x की जगह +1 पुट करते हो तो ये क्या बनेगा, देखें 1 का स्क्वायर -1 और 1 -1 बटे के अंदर 0 बन गया, ऊपर भी 0 0, ये अनडिफाइंड। इसका मतलब है ये जो f इंटू एक्स है ना इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। नॉट कॉन्टीन्यूस से मुराद यही है कि डिसकॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अगर x 1 के इक्वल नहीं है, x इक्वल नॉट इक्वल टू 1 से मुराद है कि x की जगह 1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ये मैंने आपको शॉर्ट भी करवा दिया है और ये समझो मैंने न्यूमेरिक MCQs भी आपको करवा दिए। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर के मैंने A to Z सारे MCQs आपको पास पेपर्स में से करवा दिए हैं। फिर भी कोई MCQs रहता है तो ये देख लें। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है, तो उसके रिलेटेड है ये। तो ये पार्ट आप सोल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो पूछ लीजिएगा। इसको रैशनलाइज मेथड से करना है, फिर भी मैं करवा देता हूँ, फिर आप पूछेंगे जी कुछ स्टूडेंट्स बीच में से। तो भाई साहब मैंने आप लोगों के लिए मैं एफर्ट की है, तो आप लोगों ने आउटपुट लाजमी देनी है। अल्लाह करे आप सभी लोगों के पेपर्स अच्छे हैं और आपके फुल मार्क्स आएँ। x अप्रोचेस टू 2, x -2 ओवर √x माइनस √2, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म बटे के नीचे या बटे के ऊपर होंगी तो वहाँ पे आपने क्या करना है, रैशनलाइज। यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है या न्यूमिनेटर को, बटे के नीचे √रूट है तो हम करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज डिनोमिनेटर को। ओके, इसको रैशनलाइज कैसे करना है, अब √x माइनस √2 है, यानी इसका कांजुगेट लो। कांजुगेट से मुराद ये है कि इसकी अलामत चेंज कर दो, √x प्लस √2 हो जाएगा। माइनस की अलामत है तो प्लस कर दो, प्लस होती तो माइनस कर देते, तो प्लस अलामत चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दो। ये समझ आ गई रैशनलाइजेशन की कैसे की है मैंने, अगर नहीं पता लगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखें ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, x -2 मल्टीप्लाई हो रहा है √x + 2 से। इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नीचे फार्मूला लग रहा है, अलजबरिक फार्मूला a - b a + b, दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है। तो a² - b² आएगा, इधर आ जाएगा √x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये ले जी, ओके। तो ये स्क्वायर रूट से गया, स्क्वायर रूट से गया, x -2 √x प्लस √2 x -2, ये कट गया इससे। अब लिमिट लगाएं, x की जगह 2 चला जाएगा, 2 + 2 2 √2, या जैसे x + x 2x होता है, ऐसे ही √2 प्लस √2 2 √2। ये √2 कैसे बनाएगा, लिमिट जब लगाई तो x की जगह क्या चला गया, 2 चला गया। जब लिमिट अप्लाई कर दी है, 2 पुट कर दिए तो फिर नहीं लिमिट लगेगी, ये चेक कर लीजिएगा, गलत ना कीजिएगा। अब इससे अगला MCQs इसके रिलेटेड जो है वो मैं आपको ज़ुबानी याद करना सिखाता हूँ, ज़ुबानी करना सिखाता हूँ बगैर ये सोल्व किए। अब एक तरीका तो मैंने ये सोल्व वाले मेथड से करवाया ना, दूसरा इस तरह का MCQs अगर आ गया, शर्त ये है कि ऊपर भी वैल्यू वही हो, नीचे भी वैल्यू वही हो। ऊपर वाली वैल्यू का √रूट नहीं है और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट है। शर्त ये है कि वैल्यू सेम हो, ये भी x -3 ये भी x -3, ठीक है। और ये देखें ये x -2 और ये भी x -2, सिर्फ नीचे √रूट है और ऊपर √रूट नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आप लिमिट सिंपली लगाइएगा, इसकी लामत चेंज कर दें √x प्लस √3 पे। ओके, √x प्लस √3 पे बटे से नीचे वाली वैल्यू जो है उसकी अलामत चेंज कर दी गई, बाकी सारा कुछ ख़त्म कर दें। माइनस है तो प्लस करके सिर्फ इस चीज़ पे लिमिट लगाइएगा, तो ये बन जाएगा। लिमिट जब लगाओगे √3 प्लस √3 तो ये आ जाएगा 2 √3। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया है। ओके, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैविंग सो मच पेशेंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।